वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्लास में। चलिए, क्लास 8 आप लोग का साइंस है यानी विज्ञान, चैप्टर 7 सूक्ष्म जीवों का संसार यानी सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। ठीक है, बहुत बढ़िया कुछ चैप्टर है आप लोग का। और यही चैप्टर आपको 7, 8, 9, 10th यानी जितना भी बायोलॉजी है, ऊपर तक का जितना बायोलॉजी है 12 तक का, सब में ये चीज आपको काम देगा, बेसिक सा। तो एकदम बढ़िया से समझते हुए चलिएगा। देखिए, सूक्ष्म जीव जो है अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अगर सूक्ष्म जीव की बात करें तो ये क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, जानते हैं सूक्ष्मदर्शी के बारे में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। तो कहता है सूक्ष्म जीवों को विशेष यंत्र यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को देखने का यंत्र क्या भैया? सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी ऐसे यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीव या वस्तु को उसके वास्तविक आकार से कई गुना बढ़ाकर देख सकते हैं। इससे हम किसी वस्तु या सूक्ष्म जीव का आकार सामान्यतः 25 से 400 गुना बढ़ाकर देख सकते हैं। अभी आपने देखा होगा सैमसंग अल्ट्रा फोन निकला था, वो कितना जूमिंग करता है? 200 जूमिंग करता है। अब इसी तरह से माइक्रोस्कोप देखिए कितना जूमिंग कर रहा है? 25 से 400 गुना। तो देखिए कितना भी बारीकी चीज होगा ना, वो सुस्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सूक्ष्म जीवों के अद्भुत संसार से हमारे परिचय की कहानी शुरू होती है एक महान डच वैज्ञानिक से, जिनका नाम था एस्टनी वॉन ल्यूएनहॉक के द्वारा। ठीक है, यह करामती यंत्र की खोज से, इनकी करामती यंत्र की खोज से संभवतः उन्होंने सबसे पहला सूक्ष्मदर्शी सन 1668 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, और ल्यूएनहॉक ने अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ऐसे जीवों को देखा जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लगभग 200 वर्षों के बाद लुई पास्चर ने यह बताया कि किण्विन प्रक्रम सूक्ष्मजीव ईस्ट के कारण होता है। देखिए, किसने बताया है? किण्विन प्रक्रम जो है ईस्ट के कारण होता है, लुई पास्चर ने बताया। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि किण्विन प्रक्रम किसके कारण होता है? तो भैया ईस्ट के कारण होता है। इसके बारे में बताया किसने? तो लुई पास्चर जी ने बताया था कि भैया किण्विन प्रक्रम किसके द्वारा होता है? ईस्ट के द्वारा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्मदर्शी की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ अनेक जीव वैज्ञानिक ने सूक्ष्म जीवों के अद्भुत संसार के संबंध में रोचक जानकारियां दी हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, सभी ने अपना अपना खोज किया, सभी ने कुछ न कुछ जानकारी दी है। तो हम लोग के जो चैप्टर है, मतलब क्लास 8 का जो चैप्टर है, उसमें इसी दोनों का जिक्र किया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा 8 के बाद 9, तो और वैज्ञानिक बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज आपने जाना, एक ल्यूएनहॉक के बारे में और एक लुई पास्चर के बारे में। तो लुई पास्चर वाला आप लोग याद रखिएगा भैया, किण्विन प्रक्रम किसके द्वारा होता है? ईस्ट के द्वारा होता है। इसके बारे में बताया किसने? लुई पास्चर ने बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। तो देखिए, सूक्ष्म जीवों को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले में आ जाता है आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा कवक यानी फंगी, और चौथा आपका शैवाल यानी एल्गाई। तो देखिए यहाँ पे देखिए छोटा छोटा सा ये डायग्राम जो देख रहे हैं, ये कौन सा हुआ? इसे जीवाणु कहते हैं। ये छड़नुमा जीवाणु है आपका। ठीक है, छड़ के जैसा, रॉड के जैसा। आगे देखिए शैवाल इस तरह से होते हैं। इसका नाम क्या है? क्लाइमाइडोमोनस। ये आपका क्या कहलाता है? शैवाल हो गया। प्रोटोजोआ में आपका अमीबा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद कवक में अगर बात करें, पेनिसिलियम, ये आपका कवक में इस तरह से देखिए कीटाणु होता है, इस तरह से नजर आता है। ठीक है, ये एक प्रकार का कवक है। ये प्रोटोजोआ है और ये शैवाल है, और ये इस तरह से क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। चलिए, किताब में और बढ़िया से आप चित्र सुस्पष्ट देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सूक्ष्म जीवों का निवास। तो देखिए, सूक्ष्म जीव जो है सभी जगह पाए जाते हैं। हर प्रकार के पर्यावरण में वह लोग जीवित रह सकते हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव है। ठीक है, और कुछ सूक्ष्म जीव जो है स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। कुछ परजीवी हैं या सहजीवी रूप में एक दूसरे जीवों पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अमीबा जो है, इसमें कोई जना अंग नहीं होता, यानी भैया ये अपना प्रक्रिया खुद करता है। सीधा समझिए, एक अमीबा से दूसरा अमीबा, दूसरा से तीसरा, अपने आप द्विखंडन विधि। अमीबा में कौन से विधि द्वारा प्रजनन होता है? द्विखंडन विधि द्वारा। ठीक है, याद रखिए कौन सा जनन होता है? द्विखंडन जनन होता है। यानी एक अमीबा 2 खंड में बढ़ता है, वो अमीबा फिर 2 खंड में बढ़ता है, यानी द्विखंडन विधि द्वारा इसका वंशा आगे बढ़ता है। ठीक है,
तो अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव जो है ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जबकि कुछ जीवाणु या कवक समूह या झुंड में होते हैं। याद रखिएगा, जीवाणु भी आपका झुंड में या समूह में मिला, कवक तो होगा ही, ठीक है। ये सब समूह या झुंड में आपको मिलेंगे कौन कौन, जीवाणु और कवक, याद रखिएगा। विषाणु परपोषी में सक्रिय होकर अपना गुणन करते हैं। ये क्या करते हैं, परपोषी यानी किसी के ऊपर रह के वहां पे अपना गुणन करते रहते हैं, मतलब अपने प्रक्रिया को बढ़ाते रहते हैं अपने वंश को, ठीक है। आगे बात करते हैं सूक्ष्मजीव, कुछ मित्र तो कुछ शत्रु। सही बात है, कुछ सूक्ष्मजीव अच्छे भी हैं, फायदेमंद है, कुछ नहीं। देखिए, सूक्ष्मजीवों के इस अद्भुत संसार में कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं, वह हमारे लिए मित्र की तरह है। दूसरी ओर कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, वह अनेक रोगों, भोजन और वस्तुओं की बर्बादी के कारण भी हैं। अगर बात करें सूक्ष्मजीवों की, इसमें आपको पता होगा किसान का मित्र कौन है, केचुआ, है ना। तो केचुआ क्या भैया, फायदेमंद है किसानों के लिए। अब वही केचुआ अगर हम खाएं तो फायदेमंद है नहीं है ना, हानिकारक हो जाएगा। तो वैसे उसी तरह से बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो भैया, जैसे आप दही ले लीजिए, दही में भी बहुत सारे बैक्टीरिया है, पर वह क्या हमारे लिए लाभदायक है ना। और कुछ हानिकारक वैसे ही जीव होंगे, जीवाणु होंगे जो हमारे लिए क्या हानिकारक है। तो इसीलिए कुछ भैया मित्र हैं तो कुछ दुश्मन भी हैं, कुछ लाभकारी हैं तो कुछ हानिकारक भी। आगे बात करते हैं उपयोगी या मित्रवत सूक्ष्मजीव। तो देखिए, सूक्ष्मजीव घरेलू, औद्योगिक, औषधि, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से लाभदायक है। अगर देखा जाए तो घरेलू में भी लाभदायक है, औद्योगिक में लाभदायक है, औषधि में भी आपका सूक्ष्मजीव का थोड़ा सा काम रहता है, ठीक है। और पर्यावरण में भी सूक्ष्मजीव का होना लाभदायक ही है। औषधि निर्माण, रोग प्रतिरोधक, टीका जैसे कृषि चिकित्सीय क्षेत्र, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरण की साफ सफाई आदि में सूक्ष्मजीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए, ये सब आप समझ रहे हैं, औषधि निर्माण में भी सूक्ष्मजीव भैया साथ देते हैं। रोग प्रतिरोधक जो टीका बनता है उसमें भी सूक्ष्मजीवों का योगदान रहता है, ठीक है। कृषि में भी तो आपको मैंने बता ही दिया अभी, किससे होता है, केचुए से। और चिकित्सीय क्षेत्र जो भी है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, पर्यावरण की साफ सफाई में, इस सब में भी सूक्ष्मजीवों का बहुत बड़ा हाथ है। तो एक तरह से ज्यादा फायदेमंद भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नोट में हम लोग देखते हैं, देखिए दही में पाए जाने वाला एक प्रमुख जीवाणु होता है जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। यह दूध में क्या करता है, तेजी से गुणन करके दूध को दही में बदल देता है। कौन सा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, याद रखिएगा। जीवाणुओं की सक्रियता के कारण ही हम दूध से पनीर भी प्राप्त कर सकते हैं। जितने ज्यादा जीवाणु वहां प्रजनन करेंगे उतना ज्यादा हमको दही, दही से भैया दूध से क्या बना आपका दही, पनीर भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। किसके कारण, जीवाणु के कारण, याद रखिएगा। तो पूछ देगा भैया दही में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा। दही में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। आगे बात करते हैं वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग में जीवाणु का क्या उपयोग है। तो देखिए, सिरका, ईख, जामुन आदि फलों से बनता है। सिरका जो है वो किससे बनता है, ईख और जामुन, इन सभी फलों से बनता है, जिससे सूक्ष्मजीव की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, सूक्ष्मजीव की भूमिका महत्वपूर्ण है सिरका बनाने में। सिरका किस किस फल से बनता है, याद रखिएगा, ईख और जामुन से। और सबसे महत्वपूर्ण काम इसमें कौन करता है, सूक्ष्मजीव करता है। ईख या अन्य फलों के रस में प्राकृतिक शर्करा पाया जाता है। जो प्राकृतिक शर्करा आपका पाया जाता है फलों में, क्या पाया जाता है, प्राकृतिक शर्करा। तो सूक्ष्मजीव ईस्ट प्राकृतिक शर्करा पर क्रिया कर, सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, ईस्ट जो प्राकृतिक शर्करा है उस पर क्रिया कर सिरका में बदल देते हैं। जो ईस्ट जीवाणु है वह क्या करते हैं, प्राकृतिक शर्करा पर अपनी क्रिया करके उसको किस में बदल देते हैं, सिरका में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, सिरका में बदल देते हैं। औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर अल्कोहल, सिरका, एसिटिक एसिड आदि के निर्माण में आपका सूक्ष्मजीवों का व्यापक उपयोग किया जाता है। ईस्ट जैसे सूक्ष्मजीवों से जौ, गेहूं, चावल या फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक जो शर्करा है उस पर क्रिया कराकर उसे अल्कोहल बनाया जाता है, सिरका आदि में बदल दिया जाता है। और सूक्ष्मजीवों द्वारा परिवर्तन की इस क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। और मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था किण्वन प्रक्रिया। और किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था भैया, लुई पास्चर ने किया था। कब किया था, 1857 ईस्वी में, ठीक है। और यह 1857 इतिहास का एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, फ्रांस की क्रांति, है ना। चलिए, तो यहाँ से हम लोग को एक चीज समझ में आया कि भैया जो भी आपका सूक्ष्मजीव है
उससे बहुत मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ हैं यानी एसिड टाइप के पदार्थ हैं उस सब में ईस्ट का ज्यादा प्रयोग है। जैसे आप दही खाते हैं, खट्टा लगता है, छनछना के लगता है, जितने भी छनछने वाले पदार्थ है ना, जो छनछना के लगते हैं, उसमें कहीं ना कहीं भैया ईस्ट की भूमिका 100% है ना। देखिए यहाँ पे क्या है भैया, अल्कोहल भी इसी से बन रहा है ना, सूक्ष्म जीवों के कारण, क्योंकि इसमें कि भैया जो भी आपका जौ है, गेहूं है, चावल है, जितने भी फलों का रस है उसमें प्राकृतिक शर्करा यानी मिठास देखने को मिलती है। उस मिठास पर क्या करता है भैया, ईस्ट अपनी क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद उसको किस में बदल देता है भैया, अल्कोहल में, है ना। किण्वन प्रक्रिया होता है, अल्कोहल यानी सड़ा देता है, सिरका बन जाता है, इस रूप में क्या कर देता है, वो बदल देता है। ये किसका काम है भैया, आपके सूक्ष्मजीव का। इसका पता किसने लगाया, लुई पास्चर ने। कब लगाया, 1857 में। आगे बात करते हैं औषधीय उपयोग। अब देखिए औषधीय उपयोग में भी सूक्ष्मजीव का बहुत बड़ा हाथ है। एंटीबायोटिक दवाएं बीमारियां पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को या तो मार देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। जितने भी एंटीबायोटिक दवाई हैं वह बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव या जीवाणु को या तो मार देती है या तो उनकी वृद्धि को रोक देती है। दोनों में से एक काम, अगर मरती है तो भैया बीमारी धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा बुखार में, जब आपको बुखार लगा होगा तो शरीर से जब डॉक्टर दवाई ववाई देके जाता है तो पसीना निकलता है, और पसीना जब निकलता है ना, वो पसीना बहुत स्मेलिंग करता है, बदबूदार होता है। तो वो क्या हो गया, वो जैसे ही एंटीबायोटिक साथ में, आप देखिए 100% बुखार में आपको एंटीबायोटिक एक दिया जाता है, यानी जो भी सूक्ष्म है या तो वो मर जाए या तो उनकी वृद्धि रुक जाए। जैसे ही वृद्धि रुकेगी या वो मरेंगे, वो आपके शरीर से भैया पसीने के थ्रू बाहर निकलना शुरू कर देंगे, और वो जैसे ही बाहर होंगे आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला। चलिए तो आगे देखते हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ ऐसे एंटीबायोटिक है जिसका निर्माण आपके जीवाणु, कवक आदि का संवर्धन करके किया जाता है। ठीक है, ये सब क्या आपके एंटीबायोटिक है, और इससे भी क्वेश्चन आपका बहुत सारे एग्जाम में मिलता है। पेनिसिलिन याद रखिएगा, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब आपका क्या है, एंटीबायोटिक है। ठीक है, और किसके द्वारा निर्माण होता है, जीवाणु या कवक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव से एंटीबायोटिक की खोज की कहानी भी बहुत रोचक है। इसकी कहानी भैया कहाँ शुरू होती है, देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव का प्रयोगशाला में संवर्धन कर रहा था जिससे जीवाणु जनित रोगों से बचाव हो सके, यानी जितने भी जीवाणु से रोग होते हैं उससे बचाव हो सके, इसके बारे में रिसर्च कर रहा था वो। प्रयोग के क्रम में उन्होंने पाया कि जीवाणु की संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। तभी उनकी नजर संवर्धन प्लेट पर लगे कुछ फफूंद के बीजाणुओं पर पड़ी। गहन अवलोकन के बाद उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोक रहे हैं, फफूंद बहुत सारे जीवाणु को नष्ट कर दे रहे थे। तब उनकी समझ में आया कि जीवाणुओं की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही थी, और इस प्रकार उस जीवाणु रोधक फफूंद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवाई बनाई गई। अब इसको आप सीधा भाषा में समझिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो क्या कर रहे थे भैया, रिसर्च कर रहे थे, जीवाणु को जीवाणुओं का संवर्धन कर रहे थे। उन्होंने देखा भैया जीवाणु, एक फफूंद वहां पे था, ठीक है, फफूंद, वो फफूंद पे जैसे ही जीवाणु मतलब पहुंचा, प्लेट पर फफूंद लग गया था, जीवाणु आगे बढ़ ही नहीं रहा था, वो अपनी वृद्धि नहीं कर रहा था, और धीरे धीरे वो मरना शुरू हो रहे थे, मर रहे थे। तो उन्होंने इस चीज का भैया प्रयोग दिमाग के अंदर सेट किया, और सेट करने के बाद उन्होंने उस फफूंद को भैया पेनिसिलिन के नाम से एक एंटीबायोटिक दवा के रूप में, आविष्कार के रूप में दे दिया, दवा दे के रूप में दे दिया। और ये पेनिसिलिन और ऐसा सिद्ध हुआ कि जितने भी जीवाणु हैं उसको रोकने का काम ये कर देता था। इसी वजह से इसको उस समय दवा के रूप में आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है, और इसका भैया खोज करने वाला कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। कहाँ पे किया था, प्रयोगशाला में, और मेन काम इसका किसने किया था, फफूंद ने। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। पोलियो क्या है, एक विषाणु जनित रोग है, और पोलियो विषाणु से बचाव हेतु 5 साल तक की उम्र वाले छोटे बच्चे को पोलियो ड्रॉप, आपने देखा होगा, दिया जाता है। और हमारे शरीर में सूक्ष्मजीव के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे आप चेचक मान लीजिए, क्षय मान लीजिए, हैजा, हेपेटाइटिस आदि। इन बीमारियों से बचाव के लिए संबंधित रोग का टीका या वैक्सीन दिया जाता है, और यह टीका भी सूक्ष्मजीव से ही बनता है। भाई देखिए, बीमारी भी सूक्ष्मजीव से ही हो रही है और उसका इलाज भी सूक्ष्मजीव से ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये भैया विषाणु से हो रहा है आपका पोलियो। ठीक है, विषाणु जनित रोग है, इसीलिए हर 5 साल के बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता है।
और उसके बाद देखिए सूक्ष्मजीव के कारण होने वाला रोग कौन कौन सा, आपका चेचक हो गया, क्षय हो गया, हैजा हो गया, हेपेटाइटिस, ये सब जीवाणु जनित रोग है। इसके बारे में पूरा लिस्ट है, वो पूरा लिस्ट आप देखिएगा तो सबके बारे में जान जाइएगा। चलिए तरह से देखिए चेचक के टीके की खोज 1798 ईस्वी में वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि भैया चेचक का टीका का खोज कब हुआ था और किस वैज्ञानिक के द्वारा होता। याद रखिएगा चेचक की टीके की खोज 1798 ईस्वी में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था, एडवर्ड जेनर के द्वारा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कृषि में सूक्ष्मजीव। तो देखिए पेड़ पौधों के उचित विकास खासकर प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन अति आवश्यक है पेड़ पौधे में। तो लेकिन पौधे में यह क्षमता नहीं होती कि वह वायुमंडल नाइट्रोजन से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे सीधे ग्रहण कर सके। पौधे को इस कार्य में कुछ जीवाणु तथा नील हरे शैवाल मदद करते हैं। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं तथा नाइट्रोजन को पेड़ पौधे के उपयोग के लायक बनाते हैं। अब देखें यहाँ इस पॉइंट को डायरेक्ट समझिएगा। वायुमंडल में आपको पता है भैया 78% नाइट्रोजन है, तो क्या उसका डायरेक्ट उपयोग पेड़ पौधा कर पाता है? नहीं कर पाता है। उसके लिए कुछ जीवाणु चाहिए, सूक्ष्मजीव चाहिए, जो कौन कौन से हो जाते हैं आपके नीले हरे शैवाल। ये क्या करते हैं भैया, वायुमंडल के नाइट्रोजन को, ठीक है, स्थिरीकरण करके पेड़ पौधे के जड़ के द्वारा उसको पेड़ पौधे को पहुंचाते हैं और जिसके कारण पेड़ पौधे एक लायक बन के खड़े होते हैं, यानी मजबूत बन के खड़े हो जाते हैं। यानी भैया उसके डेवलप करने में मेन काम हो जाता है किसका, जीवाणु का। तो बताइए कृषि में भी इसका उपयोग बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, हानिकारक सूक्ष्मजीव। तो देखिए एक तरफ जहां कुछ सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं, जैसे केचुआ हमारा किसान का मित्र है, हमारे लिए लाभदायक है, तो दूसरी ओर अनेक सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं। ये मनुष्य, जीव जंतु, पौधों आदि को अनेक रोगों का कारण है। चाहे मनुष्य की बात कीजिए या जीव जंतु की या पौधे की, उसमें रोगों का कारण कौन है भैया, जीवाणु है। यह हमारे भोजन, पानी तथा अन्य उपयोगी वस्तु को क्या कर देते हैं, दूषित करते हैं, जिससे हम लोग नहीं खा सकते। अब मान लीजिए आप सुबह खाना पका के रखें, 2 दिन तक छोड़ दिए, या मान लीजिए पूरे दिन छोड़ दिए, आप देखिएगा अगर धूप बहुत ज्यादा है शाम तक में खाने से बदबू आ जाती है, या अगले सुबह आप उठिएगा तो देखिएगा उसके ऊपर कुछ कुछ परत जम जाती है और बदबू आना शुरू हो जाता है। वो क्या है, वो भी जीवाणु है एक प्रकार का। ठीक है, उसने क्या किया भैया, खाने को हानिकारक बना दिया। पर कुछ जीवाणु ऐसा है जो खाने को क्या बनाता है, लाभदायक। जैसे भैया आपको पता होगा दूध से दही में, है ना, दही में भी बहुत सारे कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, वो क्या करते हैं, लाभदायक बनाते हैं ना। तो बताइए आप लोग कमेंट में बताइएगा दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। आप लोग को याद होगा, मैंने बताया हुआ इससे पहले में, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा दही में, और ये भी बताना है आपको दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया, आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं मनुष्य में सूक्ष्मजीव जनित रोग। तो देखिए आपको पता होगा रोग कारक जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो हमारे श्वास के द्वारा, यानी सांस के द्वारा, भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा आदि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और पहले से प्रभावित या संक्रमित व्यक्तियों या जंतुओं के संपर्क में आने से, कुछ खास कीटों या जंतुओं के काटने से भी हमारे शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न कर सकते हैं। यानी पहले से अगर कोई बीमार है, हम उसके नजदीक में जाते हैं तो धीरे धीरे वो जो वहां का जो रोगाणु है वो हमारे शरीर में भी आना शुरू हो जाता है। जैसे कहा जाता है छींकता कोई, आज छींक, बहुत बच्चे को भी ये नहीं पता भाई छींक आ रहा है तो थोड़ा सा मुंह पे हाथ रखना चाहिए, अगले को ना पड़े, है ना। ये कुछ गुड मैनर्स में भी ये बात आती है, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों को हंसी आती है तो मुंह खोलते हैं, आह करके खोल देते हैं, इसमें भी थोड़ा सा हाथ रखना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए, ताकि भैया हमारे द्वारा किसी और को कोई रोगाणु या जीवाणु उसके शरीर तक ना पहुंचे। ठीक है, आगे बात करते हैं। जलवायु, भोजन, वस्त्र या शारीरिक संपर्क के फलस्वरूप एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक सूक्ष्म जीवों के फैलाव के कारण होने वाले रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। यानी सीधा समझिएगा, जलवायु, भोजन, वस्त्र, इसके द्वारा भाई उसको कोई बीमारी हो रखी है, और वायु की बात करें, जल की बात करें, भोजन या वस्त्र की, वो संक्रमित होता है, और उस संक्रमित से दूसरे व्यक्ति पास जब वो रोग जाता है तो क्या करता है, संचरणीय रोग कहलाता है। वो क्या कहलाता है, संचरणीय रोग कहलाता है। आगे बात करते हैं, जैसे में आपका सर्दी जुकाम के अतिरिक्त क्या हो जाता है, हैजा, चिकन पॉक्स, क्षय रोग आदि सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। मलेरिया किससे होता है, मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम के कारण। किसके द्वारा होता है, प्लेज्मोडियम के कारण। ये प्लेज्मोडियम क्या है, एक परजीवी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है, प्लेज्मोडियम के द्वारा होता है। ठीक है, और प्लेज्मोडियम
एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है और ये किसके कारण होता है? मादा एनीफिलीज मच्छर इसका वाहक है। यानी यहां से देखिए 3-4 क्वेश्चन आपका बन जाता है। मलेरिया, मलेरिया किसके काटने से होता है? मादा एनीफिलीज नामक मच्छर के काटने से। मलेरिया किसके कारण होता है? मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से। भैया इसमें परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या भैया? प्लाज्मा है, याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी, प्रोटोजोआ है, ठीक है। प्लाज्मा तो रक्त में आ जाता है, तो प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं, डेंगू के वायरस का वाहक कौन है? मादा एडिस मच्छर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू किसके कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एडिस मच्छर के काटने से। किसके? मादा एडिस, याद रखिएगा। डेंगू छोटा सा वर्ड, एडिस भी छोटा सा वर्ड। मलेरिया बड़ा सा है, मलेरिया एनीफिलीज बड़ा सा नाम। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूजन में एडिस भी मार देते हैं या एनीफिलीज भी मार देते हैं। तो याद रखिएगा, मलेरिया में बार बार बात करा रहा हूं आपको मलेरिया की, तो कौन से परजीवी के द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा। और प्लाज्मोडियम क्या एक प्रकार का प्रोटोजोआ है और कौन से मच्छर किसके काटने से होता है? मादा एनीफिलीज के काटने से। डेंगू की बात करें तो मादा एडिस मच्छर के काटने से आपको डेंगू, यानी हम लोगों को जिसको भी है उसको मादा एडिस के काटने से डेंगू होता है। चलिए अब इसका एक चार्ट देख लेते हैं, कौन कौन सी बीमारी किस सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है, इसका बचाव क्या है, पूरा चार्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए चार्ट को देखते हैं। कहते हैं मानव में सूक्ष्मजीव जनित कुछ सामान्य रोग। बहुत बढ़िया से देखिएगा, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मानव रोग, 6 रोग जानिए किससे होता है? जीवाणु से होता है। इसका संचरण का तरीका क्या है? किसके द्वारा फैलता है ये? तो वायु के द्वारा। इसमें करना क्या भाई? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से क्या रखना है? अलग रखना है भैया। उसको क्या करना है? एक कमरे में जाके फेंक देना। ऐसा नहीं कीजिएगा, उसको मतलब सबसे थोड़ा दूर रखिएगा, थोड़ा दूरी बना के। जैसे कोरोना वायरस के समय में आपने देखा था 2 गज दूरी है जरूरी, है ना? उसी तरह से थोड़ा दूरी में होना चाहिए, मतलब सभी व्यक्तियों के साथ उसको आवागमन करने नहीं देना चाहिए। अब जिसको खसरा का रोग हो गया, किससे होता है भैया? वायरस से होता है, यानी विषाणु से होता है। इसका भी संचरण क्या है? वायु से है। ऐसे व्यक्ति को, यानी जिसको क्षय रोग है या खसरा रोग है, उसको दूसरे व्यक्ति से अलग रखना चाहिए, या उसको स्वयं, अगर उसको पता है कि हमको ये बीमारी है तो उसको अपने आप को स्वयं अलग रखना चाहिए सभी चीज से, यानी संचरण नहीं करवाना चाहिए अपने से दूसरे को, ठीक है। आगे बात करते हैं चिकन पॉक्स। आप लोग को पता होगा चिकन पॉक्स सबको हुआ होगा, माता जिसे हम लोग कहते हैं। तो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, ठीक है। और ये होता कैसे है? तो वायु से या सीधा एक दूसरे के संपर्क से एक दूसरे में फैल जाता है। अगर घर में छोटे भाई बहन है, अगर किसी बहन को हो गया तो धीरे धीरे आप देखिए उसको छूटते छूटते साथ ही साथ उसके भाई को भी लग जाता है। जो जो उसके साथ है उसको ये संक्रमित कर लेता है। तो इसीलिए या तो वायु से या सीधा संपर्क से। इसके लिए करना क्या भाई? रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना। जो उसका निजी है, यानी तौलिया, कपड़ा, जितना भी चीज है जो उसको डेली यूज करता है, उसको क्या करना भैया? अलग रख देना है, ठीक है। आगे बात करते हैं पोलियो। पोलियो भी किससे होता है? वायरस से होता है। और भैया संचरण का कारण क्या? किसके द्वारा फैलता है? वायु या जल के द्वारा। इसमें क्या करना भैया? उचित समय पे टीकाकरण जरूर करवाएं बच्चे का, ठीक है। आगे बात करते हैं हेजा और टाइफाइड। हेजा भी आपका जीवाणु से होता है, टाइफाइड भी आपका जीवाणु से होता है। और इसका संचरण का जो तरीका है, अगर हैजा की बात करें जल या भोजन से फैलता है, और टाइफाइड की बात करें तो ये सिर्फ आपके जल से होता है। इसमें करना क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, साफ सफाई में रहना, अच्छी आदतें अपनाना, भली भांति पकाए भोजन यानी उबला हुआ पानी पीना, और टीकाकरण करना। तो ये सब तो आपको पता ही है और कर भी सकते हैं ना। जिसको भी हैजा है, टाइफाइड है भैया, स्वच्छ में रहिए, साफ सफाई में रहिए, अच्छी आदत अपनाइए, और पका हुआ भोजन खाइए, और गर्म पानी, शुष्क गर्म पानी पीजिए, और साथ ही साथ टीकाकरण का प्रयोग तो जरूर करें। चलिए आगे, हेपेटाइटिस ए, ये भी होता है वायरस के कारण, और फैलता संचरण किसके द्वारा करता है? जल के द्वारा। इसका करना क्या भाई? उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना है, यानी गुनगुने पानी को पीजिए, और साथ ही साथ टीकाकरण कीजिए। चलिए आगे हम मलेरिया। ये तो आपको पता है, अभी जस्ट मैंने बताया, क्या बताया था मैंने? किसके द्वारा होता है? कौन से परजीवी के द्वारा? प्लाज्मोडियम, है ना। और यह है क्या? प्रोटोजोआ, याद रखिएगा। तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। और किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा। तो भाई करना क्या है? मच्छरदानी का उपयोग कीजिए, सबसे बेस्ट। मच्छर भगाने वाले रसायन का उपयोग कीजिए। कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित होना
ना दे। आपको एक चीज और पता होगा, जैसे अगर पानी है कहीं फैला हुआ, वहां पे तेल डाल दिया जाता है, करासन तेल, तो उससे क्या होता है, तो जो मादा ने अंडे दिए रहते हैं वो क्या करते हैं, प्रजनन नहीं कर पाते, मतलब बाहर नहीं आ पाते, वो उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलता, वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। इस वजह से कभी कभी देखा हो आपने, कहीं कहीं खड्डा होता है, बहुत जगह तेल का छिड़काव हो जाता है, तो उससे मच्छर की प्रजनन की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है, यानी आगे नहीं बढ़ पाता। तो अगर मच्छर से बचना है तो सबसे अच्छा चीज है क्या चीज, मच्छरदानी का उपयोग कीजिए, सबसे बेस्ट एंड सबसे कम खर्च में। और आजकल तो बहुत सारे उपाय आ गए, रसायन आ गए कि भैया गुड मॉर्निंग मैक्सो हो गया, इसको लगाइए, आराम से निफिक्र हो जाइए। ठीक है, तो चलिए चार्ट आप लोगों ने देख लिया, कैसा लगा, समझ में आया, सबसे बढ़िया। तो जो अभी तक लाइक नहीं दिया वो भी लाइक दे दीजिए। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। आगे देखिए, कहता है पौधे तथा जंतुओं में रोग कारक सूक्ष्म जीव। अब आते हैं हम लोग किस पे, पौधों में। ठीक है, तो चलिए देखिए, सूक्ष्म जीव मनुष्य को ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे तथा जंतुओं को भी प्रभावित करते हैं। ये मत सोचिएगा सिर्फ मनुष्य को ही सूक्ष्म जीव यानी जो भी जीवाणु है वो हमें परेशान करते हैं, जितने भी हैं लिविंग थिंग्स, सीधा जानिए सजीव, सबको परेशान करता है भैया सूक्ष्म जीव। किसको परेशान करता है, लिविंग थिंग्स को, यानी सजीव को। अब कहिए सर क्या कहते हैं, सब्जी सजीव थोड़ी ना, निर्जीव। सोच के देखिए, सब्जी में भी लग जाता है कवक, ब्रेड में भी लग जाता है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष भी मैं आप लोग को बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं, कहता है सूक्ष्मजीव जनित पौधों के सामान्य रोग। यानी इसमें देखिए ये समझिएगा कि सूक्ष्मजीव से जो पेड़ पौधे हैं उनमें कौन कौन सा रोग होता है। तो देखिए पादप की अगर बात करें, गेहूं का रस्ट होता है, किसके गेहूं में रस्ट हो जाता है, किसके कारण, कवक के कारण। और ये होता किसके कारण है, तो भैया वायु के कारण, या बीज उसका जैसा होगा वैसा वहां पे हो जाता है, तो गेहूं का नष्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं नींबू का कैंसर। ठीक है, नींबू का कैंसर ये किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा फैलता भैया, किसके, वायु के द्वारा। आप लोग को पता था नींबू का कैंसर भी होता है। आगे देखिए भिंडी का पित्त रोग, ये किसके द्वारा होता है, कौन से सूक्ष्मजीव के द्वारा, वायरस के द्वारा। और ये भैया एक दूसरे से पहुंचता किसके द्वारा, कीट के द्वारा। याद रखिएगा, गेहूं का रस्ट कवक के द्वारा होता है, ये आपको याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं का रस्ट किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा। बहुत सारे एग्जाम पूछा गया, और ये भी पूछा गया भिंडी का जो पित्त रोग है किसके द्वारा होता है, तो वायरस के संक्रमण के द्वारा होता है। और नींबू का कैंसर किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं, जीवाणुओं द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाला एक भयानक रोग है एंथ्रेक्स, VVI है, याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में मिला है क्वेश्चन। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा, यानी जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं इनके द्वारा जंतुओं में होने वाला सबसे भयानक रोग कौन सा है, तो एंथ्रेक्स है। याद रखिए कौन सा, एंथ्रेक्स। यह जीवाणु द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। रॉबर्ट कॉच नामक वैज्ञानिक ने 1976 में इस बीमारी के कारक जीवाणु बेसिलस एंथ्रेसिस की खोज की थी। किसने की थी भैया, रॉबर्ट कॉच। ठीक है, कौन सा जीवाणु था, बेसिलस एंथ्रेसिस, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त गाय में खुर तथा मुंह पका रोग विषाणु के कारण होता है। गाय में देखते हैं खुर हो जाता है, और मुंह पक्का रोग, गोल गोल सा डिब्बा देखते निकल जाता है शरीर के अंदर, वो किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें क्या होता है, गर्मी एवं वर्षा के मौसम में पकाए गए भोज्य पदार्थ जो भी आपने खाना बनाया जल्दी खराब हो जाते हैं। कब कब खराब होता है, गर्मी और वर्षा के टाइम पे। क्यों, उनसे गंध आने लगती है, स्वाद खट्टा हो जाता है। ऐसा भोजन ग्रहण करने पर हमें उल्टी यानी वमन, डायरिया आदि का शिकार हो जाते हैं। वास्तव में यह स्थिति खाद्य विषाक्तता की है, यानी यही स्थिति कहलाती है फूड पॉइजनिंग। यानी हम जब खाना खाते हैं उल्टी हो जाना, मन का घूमना, चक्कर आना, तो इसका मतलब भैया खाने में कुछ न कुछ प्रॉब्लम था, ये हुआ फूड पॉइजनिंग। ठीक है, खाद्य पदार्थों का यह संदूषण सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। किसके द्वारा होता है वैसे फूड पॉइजनिंग, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव खाद्य सामग्रियों में विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इससे भोजन विषाक्तता हो जाती है। संदूषित भोजन के कारण उत्पन्न खाद्य विषाक्तता कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम अपने भोजन जल को सूक्ष्म जीवों से संदूषित होने से बचाएं। तो याद रखिए, कभी भी आप लोग खाना खाइए तो साफ सुथरा खाना खाइए, अच्छे से देख के खाइए। और खट्टा बहुत जगह ये होता है, देखिए पैसे की स्थिति हर जगह बराबर नहीं होती है ना, बहुत जगह भाई खाना थोड़ा सा बदबू दे रहा खा लेते हैं, वो बहुत गलत चीज है। वो सूक्ष्म जीव का खाना शिकार हो गया, उसको खाने से जहां तक आप भले 10 रुपए बचाइए पर 100 का दवाई में वहां खर्च हो जाएगा। तो ये गलती ना करें। ठीक है, तो अच्छे से खाना खाइए। चलिए फूड पॉइजनिंग भी आपने देख लिया, चलिए और भी पॉइंट बचे उसको भी देख लेते हैं। देखते हैं हम लोग खाद्य
रक्षण। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, आपने अक्सर अपने घरों पर फल सब्जियों को सड़ते खराब होते देखा होगा। अचार, जैम, मुरब्बे आदि ठीक ढंग से अगर नहीं रखे गए हो तो गंदे या पानी लगे हाथ से छूने या उनसे किसी प्रकार से नमी पहुंच जाए तो यह सामग्रियां खराब हो जाती है। देखिए, खराब होने का या फफूंद लगने का एक ही मकसद है कि भैया वहां पे नमी होना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे बहुत लोग को कांच में भी दिक्कत होता है, तो वहां इसका मतलब वहां नमी है, जहां नमी होगा वहां फफूंद जगह लेगा। उसी तरह से अचार हो जाए, जैम हो जाए, मुरब्बा हो जाए, जब इसको हम गीले हाथों से छूते हैं और वो नमी वहां चल जाता है तो वो वहां पे क्या करता है, फफूंद का निर्माण यानी जीवाणु पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण वह खराब हो जाता है। तो इसलिए इसकी रक्षण करना ज्यादा जरूरी है। मतलब सीधा समझिए कि पानी लगा हुआ हाथ आप अचार को नहीं छुएंगे, ना जैम को, ना मुरब्बे को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, बस आपकी किताब से रिलेटिव है तो पूरा चीज हम लोग लेके चले। खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य बातें या तरीके की जानकारी। देखिए आगे जानकारी, चलिए सबसे पहला है निर्जलीकरण। एकदम ध्यान समझिएगा, इस तरीके का उपयोग हमारे घरों में होता है। घर में आपने देखा होगा कि माँ दादी मौसमी सब्जियां तथा फूल गोभी, मेथी, आलू के पतले पतले टुकड़े आदि को धूप में सुखाकर सूखे डिब्बे में अच्छी तरह बंद कर देती है। जब उन सब्जियों का मौसम नहीं होता तब उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे कहता है सब्जियों को धूप में सुखाने पर उनमें जल या नमी की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में सूक्ष्म जीवों का बढ़ने का मौका नहीं मिलता। इससे सब्जियां लंबे समय तक सुरक्षित और व्यवहार योग्य रहती है। यानी कहने का मतलब सीधा है कि जब हम किसी भी सब्जी को या किसी भी चीज को जब हम धूप में सुखा के रखते हैं तो वह उसके अंदर क्या होता है, नमी को ब्लॉक कर देता है, यानी नमी लॉक हो जाता है, नमी उसके अंदर नहीं पाता। जब नमी नहीं पाया जाएगा तो वह वस्तु कभी खराब नहीं होगी, उसका लाइफ टाइम जो है बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गोभी हो गया, अभी गोभी का सीजन आएगा तो गोभी को बहुत लोग क्या करते हैं, धूप में सुखा के रख देते हैं सूखे डिब्बे में। जब उसका मौसम खत्म हो जाता है तो 2-3 महीने के बाद उस गोभी को निकाल के उसी का सब्जी बना के भी खाते हैं, वह खराब नहीं होता, क्योंकि धूप में सुखाने के बाद उसका क्या होता है, निर्जलीकरण हो जाता है। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, निर्जलीकरण, याद रखिएगा। यानी किसी भी वस्तु को धूप में सुखाकर, है ना, नमी को खत्म करके उसको लंबे समय अवधि तक चलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, तो दूसरा तरीका हम जानते हैं रासायनिक तरीका। पहला तरीका आपने जान लिया निर्जलीकरण, यानी भैया सुखा के रखना। अब दूसरा रासायनिक तरीका। तो देखिए, नमक और खाद्य तेल सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। आपने देखा होगा जिस चीज में नमक पड़ जाता है उसमें सूक्ष्म जीव जल्दी नहीं आता है, और तेल तो महत्वपूर्ण है, इसीलिए अचार के डिब्बे में तेल का होना अति आवश्यक है ना। ऐसे पदार्थों को परिरक्षक कहते हैं। ये जो पदार्थ है ये क्या करते हैं, परिरक्षक, यानी भैया परजीवी से रक्षा करने का काम जो करता है उसे क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। ठीक है, जैम जेली बनाने में देखिए सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आदि रासायनिक खाद्य परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। इससे जैम जेली लंबे समय तक संदूषित होने से बचे रहते हैं। तो जैम और जेली के बारे में आप जान गए कि भैया इन लोगों का परिरक्षक कौन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ से भी। तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, किन किन को पता था कमेंट कीजिएगा। जैम और जेली में कौन से परिरक्षक उपस्थित होते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक और चीनी द्वारा परिरक्षण। तो देखिए, मांस और मछली के परिरक्षण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। मांस और मछली को लंबे समय तक रखने के लिए परिरक्षण के रूप में नमक का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए मांस और मछली को सूखे नमक से ढक दिया जाता है। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली इत्यादि के परिरक्षण हेतु भी किया जाता है। ठीक है, नमक का उपयोग किसके लिए, आम, आंवला, इमली, इस सब के परिरक्षण यानी इसको भी लंबे समय तक बचाने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चीनी के उपयोग से खाद्य पदार्थ के नमी में कमी आ जाती है। अब चीनी के प्रयोग से जो भी खाने वाले पदार्थ है उसमें नमी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इससे संदूषण करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। अब उसमें जो भी संदूषित होके यानी खराब होके जो भी जीवाणु का जन्म होगा उसको भैया चीनी के द्वारा रोका भी जा सकता है। जैम जेली आदि का परिरक्षण चीनी द्वारा भी किया जाता है। जैम जेली तो भैया मीठा है ये, तो चीनी तो उसमें 100% होगा, तो इसके कारण परिरक्षण में यहाँ चीनी भी काम में आ गया। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तो देखिए, अचार बनाने में आपको पता है खाद्य तेल और सिरके का उपयोग प्रचुरता के साथ किया जाता है, और इनमें सूक्ष्म जीव जीवित नहीं रह सकते हैं, अतः अचार सूक्ष्म जीवों के संदूषण से बच जाता है। तेल और सिरके का प्रयोग
सब्जियों, फलों, मछली तथा मांस के परिरक्षण में भी किया जाता है तेल का उपयोग। आपने देखा होगा जब आप लंबा सफर तय करते हैं, जो दिल्ली, मुंबई कहीं पर भी, तो घर में आपने देखा होगा भुजिया बनाया जाता है या तेल का परोठा बनाया जाता है, इसलिए क्योंकि वो लंबे समय तक टिकता है ना, उसका एज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सीधा समझिए, तेल देने से भैया उसका एज बढ़ गया, है ना। समझ गए परिरक्षण में? तो परिरक्षण का मतलब सीधा समझिए भैया, जितने भी परजीवी हैं या जीवाणु है उस सब से रक्षा करने वाले को परिरक्षक या परिरक्षण कहते हैं। तभी आप लोगों ने बहुत सारे परिरक्षण को जाना। चलिए आगे देखते हैं गर्म तथा ठंडा करके। देखिए, खाना गर्म करके खाना चाहिए। उबालने या गर्म करने से सूक्ष्मजीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और हमारे घरों में बचे हुए भोजन या हरी सब्जियों को फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। फ्रिज का निम्न ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, इससे भोजन या हरी सब्जियां जल्दी खराब नहीं होती। ठीक है, आगे बात करते हैं पाश्चीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। डेयरी से आने वाले दूध की थैलियां संदूषित नहीं होता क्योंकि यह पाश्चीकृत होता है। और ये पाश्चीकृत क्या है, इसको भी आप लोग को समझना है। ये आप घर पे भी कर सकते हैं। आप देखिएगा डेयरी का दूध 10 दिन भी रह जाए तो वैसा खराबी नहीं होगा, जो अगर आपका एक दिन सेंटर से उठा के लाइएगा ना, तो या घर में जो दूध होगा उसको रखिएगा, शाम तक में कभी कभार खराब हो जाता है, अगले दिन तक खराब। पर डेयरी का दूध खराब नहीं होता भाई, क्यों? आइए, तो पाश्चीकरण दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने वाली प्रक्रिया। पाश्चीकरण क्या है भैया? सूक्ष्म जीवों से मुक्त कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाश्चीकरण। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड तक भैया दूध को गर्म किया जाता है। फिर गर्म दूध को शीघ्रता ही ठंडा भंडारित कर लिया जाता है। जैसे ही गर्म दूध है निकाला, फिर तुरंत उसको ठंडा करके भंडारित कर लिया जाता है। और ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्मजीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया की खोज फ्रेंच के वैज्ञानिक जो थे लुई पास्चर ने किया था, अतः उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को पाश्चीकरण कहते हैं। समझ गए आप लोग? तो पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले हुए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्मजीव मुक्त होता है। यानी अगर आपको मैंने डेयरी का दूध डायरेक्ट पी लेना तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको उबाल के मैंने पीने का तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पाश्चीकरण भी समझ गए। चलिए अब छोटा सा टॉपिक बचा, उसको भी देख ही लेते हैं। देखिए, अब यहाँ तक तो हमने भैया सब चीज का परिरक्षक तक कर दिया काम। अब क्या करेंगे, भंडारण और इसका क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे। तो देखिए, खाद्य सामग्रियों को लंबी अवधि तक इस्तेमाल योग्य बनाने, रखने तथा सूक्ष्मजीवों के प्रभाव से दूर रखने हेतु उचित भंडारण और पैकिंग अति आवश्यक है। इसके लिए वायुरोधी सीलबंद डब्बे उपयुक्त होते हैं। आजकल बाजार में मेवे, सब्जियां तथा कई प्रकार के खाद्य पदार्थ वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं। आप कभी देखिएगा, दुबई तो नहीं गए, दुबई में एक दोस्त रहता है, वो फोटो खींच के दिखाया था, गोभी और जो होता है या कोई भी चीज पूरा पन्नी से पैक रहता है, एकदम कहीं से हवा उसमें जा ही नहीं सकता। तो कहीं से जब हवा ही नहीं जाएगा, नमी ही नहीं मिलेगी, तो जैसा है वैसे ही रह जाएगा। तो ये फायदा हो गया भंडारण का। आगे बढ़ते हैं, खाद्य परिरक्षण के लाभ। तो देखिए, इससे खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोका जा सकता है। अगर हम खाद्य परिरक्षण की बात करें, यानी लंबे समय तक टिक सके, तो इससे एक फायदा भैया कि खाद्य पदार्थ यानी भोजन जो है वह बर्बाद नहीं होगा। दूसरा, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सकता है। बिना मौसम के या दूर दराज के स्थानों पर जहां कोई खाद्य विशेष उत्पादित नहीं होता, वहां भी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। किसके कारण? खाद्य परिरक्षक के कारण भैया। जब किसी चीज को लंबे समय तक छोड़ दिया, लंबे समय तक रखना है, तो खाद्य परिरक्षण करना पड़ेगा। और परिरक्षक का काम है भैया उसको सड़ने या जीवाणु से बचाने के लिए। तो इससे बहुत फायदा है, जहां वो चीज उपलब्ध नहीं है वहां भी वो चीज उपलब्ध हो सकती है। चलिए, अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। एक चीज याद रखना भैया, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जब भी होगा तो कौन करेगा? सूक्ष्म जीवाणु। याद रखिएगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करेगा? सूक्ष्म जीवाणु। ठीक है, दलहनी पौधों ठीक है, दलहनी पौधे यथा मतलब जैसे हो गया आप लोग का मटर, सेम आदि जड़ों में रहने वाले राइबोजियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। तो देखिए, दलहनी पौधे में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, दलहनी पौधे में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो राइजोबियम। याद रखिएगा, दलहनी पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? राइबोजियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड आपका, याद रखिएगा। और इतना अगर आप लोग देख लेते हैं, अगर मान लीजिए खाली पढ़ भी लेते हैं, आपको मेरा अगर सुनने का मन नहीं है, खाली एक नजर देख लीजिए, आपका पूरा किताब का निचोड़ है इसके अंदर। ये याद रखिएगा, पूरे किताब में जितने पॉइंट्स होंगे टोटल आपको यहाँ मिल जाएंगे।
इसमें से एक नजर जरूर दोगाइए अगर आप लोग आगे जाके कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं। ये छोटा छोटा पॉइंट आप लोग को बहुत काम देगा, ठीक है। चलिए, तो राइबोजियम जान गए, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। आगे बात करते हैं, इसके अतिरिक्त कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दूसरा क्या भैया, तड़ित विद्युत। तड़ित के बारे में पढ़े हुए साइंस का चैप्टर 2 में तड़ित के बारे में बताया गया, वो अगर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आप उसको भी देख सकते हैं, तड़ित किसे कहते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का पहला तरीका सूक्ष्म जीवों के द्वारा, दलहनी में कौन करता है भैया, राइबोजियम। और दूसरा तरीका तड़ित विद्युत, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और वायुमंडल से नाइट्रोजन के पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, याद रखिएगा, ठीक है। और जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है, और वास्तव में यह एक चक्रीय प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसका हम लोग चक्र देख लेते हैं, एक डायग्राम है, किताब में भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र देख लेते हैं, तो यहाँ तक आपका था खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नाइट्रोजन चक्र हम लोग देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट, उसके बाद वीडियो एंड। तो नाइट्रोजन चक्र को हम लोग समझते हैं। आपको पता है वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत है, 78% है, ये वायुमंडल है। नीचे कैसे आ रहा भैया, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। तो भैया वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण करके कौन ला रहा, नीले हरे शैवाल यानी जीवाणु। और दूसरा तरीका तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दो तरीका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का, है ना। आगे बात कर रहे हैं, अब भाई इस दोनों ने अपना काम कर दिया, तो उसके बाद क्या होता है, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तन करना। अब ये नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तन कर रहा है, जीवाणु यौगिक में परिवर्तन कर रहा है, और यह यौगिक कहा जाता है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में बन जाता है। अब ये जब मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक में तैयार हो गया, है ना, तो भैया क्या करेगा, पौधों द्वारा अवशोषण, पौधे अपने अंदर लेंगे, है ना, अपने अंदर लेंगे। अब पौधे ने ले लिया, तो पौधे, अब आपको पता है भैया जंतु क्या खाते हैं, पेड़ पौधे, पत्ते। अब ये जो पौधे द्वारा अवशोषण हुआ, तो इसको कौन ले रहे हैं, जंतुओं द्वारा पौधे का खाना। अब जंतु इन पौधों के खा रहे हैं, तो भैया नाइट्रोजन ट्रांसफर, देखिए यहां से ट्रांसफर ही हो रहा है, एकदम ध्यान समझिएगा चक्र को। फिर से एक बार बताता हूँ, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, भैया वायुमंडल से नाइट्रोजन दो प्रकार से आता है, एक नीले हरे शैवाल के स्थिरीकरण से, या तड़ित विद्युत तड़ित द्वारा, इस दोनों से आता है, ठीक है। आया, तो यहाँ पे क्या भैया, जीवाणु ने नाइट्रोजन को किसमें बदल दिया, नाइट्रोजन यौगिक में। आगे बढ़ते हैं, तो मिट्टी में उपस्थित है, अब भैया नाइट्रोजन यौगिक में बदल दिया, तो मिट्टी में उपस्थित है नाइट्रोजन के यौगिक। अब नाइट्रोजन के यौगिक जब बन गए, तो भैया पौधा इसको क्या करेगा, अवशोषण करेगा, पौधा इसको लेगा, पौधा लेगा, तो भैया पौधे से कौन, जंतु, पेड़ पौधा खाते हैं बहुत सारे, तो जंतुओं द्वारा पौधे को खाना। तो नाइट्रोजन देखिए यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ से इधर ट्रांसफर हुआ, यहाँ से इधर हो गया। अब उसके बाद उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा, अब जैसे उसने खाया, उसने निकाला, नाइट्रोजन बाहर हो रहा, या उसकी मृत्यु हो गई, तो भैया अपशिष्ट के रूप में नाइट्रोजन आ गया, है ना, नाइट्रोजन अपशिष्ट हो गया। फिर क्या हुआ, यहां से आगे बढ़ जाता है, फिर जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। अब जो जीवाणु है, फिर इसको भैया नाइट्रोजन को क्या करेंगे, यौगिक को खत्म करेंगे, तो फिर गैस बन के कहां पहुंच जाएगा, वायुमंडल में। तो देखिए ये प्रक्रिया एक चक्रीय प्रक्रिया है, लगातार चलते रहती है। इस वजह से नाइट्रोजन वायुमंडल में स्थिर मतलब वैल्यूएबल है, पल्ला दोनों तरफ बराबर है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। समझ गए आप लोग। चलिए ये था चैप्टर का लास्ट पॉइंट। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए अगर आप लोग को बढ़िया लग रहा है, पढ़ाई अच्छा है। चलिए तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।